तो फाइनली यार एरिक टेन हैग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑलमोस्ट कंफर्म। और देखो ओरिजिनली मेरे प्लान है कि मैं इस पूरी स्टोरी को ना टेन हैग और यूनाइटेड की पूरी स्टोरी को मैं 2 एपिसोड में डिवाइड कर रहा हूँ। जो दूसरा एपिसोड होगा ना वो होगा टोटली टैक्टिकल एस्पेक्ट की क्या होगी यहाँ पर, क्या पॉसिबल टैक्टिक्स हो सकती हैं टेन हैग की यूनाइटेड में, जहाँ पर हम उसके एएक्स वाले स्पेल को थोड़ा स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि कितना सिमिलर है ये पेप के सिटी वाले स्टाइल से और क्लॉप के लिवरपूल वाले स्टाइल से, और यहाँ पर बार्सिलोना का ट्रेडिशनल टिकी टाका स्टाइल विद कितनी यहाँ पर इंपॉर्टेंस होने वाली है यूनाइटेड के डीएनए को। हाँ देखो, अब ये मानो या ना मानो यार, देखो यूनाइटेड का डीएनए एक बड़ा सवाल तो है, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डिबेटेबल सा क्वेश्चन तो है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत कुछ होने वाला है। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन आज के अगर एपिसोड की हम बात करें ना, तो आज हम लोग 3 पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं कि टेन हैग टू यूनाइटेड के मायने क्या है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यार, जब आप किसी मैनेजर को हायर करते हो ना और जब आप उसमें एक रीबिल्ड का शब्द इंक्लूड कर देते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए कि आपके जो नेक्स्ट स्टेप है ना, उनका मोटिव कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस मोटिव का एग्जीक्यूशन भी पिन पॉइंट परफेक्ट भी होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की कि टेन हैग टू यूनाइटेड की इंपॉर्टेंस कितनी है और एक्चुअली में इसका मतलब क्या है। मतलब ये तो कह दिया कि ठीक है टेन हैग यूनाइटेड में आ रहा है, यूनाइटेड एक नए मैनेजर को लेकर आ रही है, लेकिन इसके कितने कितने डीप, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर डीप अगर यूनाइटेड के हम इंट्रोस्पेक्ट करें, एनालाइज करें, तो उसका कितने यहाँ पर मतलब है। अब सबसे पहले तो देखो, जैसे मैंने कहा कि अब ये ओल्ड स्कूल है, अब ये बातें बहुत पुरानी हो चुकी है कि टेन हैग आ गया है, कि पोचेटिनो आ गए हैं। अब ये चीज़ देखो हम उग गए हैं और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं जनता मांगती है रिपोर्ट्स अंदर की। और कल ना फेब्रिजियो ने इसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट भी अपने ट्विटर हैंडल पे एक रिपोर्ट भी डाली थी, जब उसने ये चीज़ कही थी कि टेन हैग को ना एक्चुअली में हर एक डिसीजन में 100% यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है, चाहे वो प्लेयर सेल्स का हो, चाहे वो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी का हो, और चाहे वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का हो। अब देखो यार, मैंने अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड में लगातार इस चीज़ पे आपको अपडेट देता हुआ आ रहा हूँ कि यहाँ पर जो ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है, ये आप मान के चलो कि यूनाइटेड को जो चुल है ना कि हमको मैनेजर कम से कम अप्रैल में चाहिए ही चाहिए, एट दी वेरी वेरी लीस्ट अप्रैल में हम फाइनलाइज कर देंगे, उसका मतलब ही यही है कि ट्रांसफर स्ट्रैटेजी पिन पॉइंट होनी चाहिए। यहाँ पर रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि अगर इवन चैंपियंस लीग भी हम सिक्योर नहीं कर पाए ना, तब भी उसको सब्सटैंशियल ट्रांसफर फंड दिया जाएगा कि वो यहाँ पर अपने स्क्वाड को अच्छे से रिबिल्ड कर सके। यानी कि पैसों की तंगी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। हाँ, मतलब ये नहीं है कि आप हैरी केन, डेक्लन राइस और अर्लिंग ब्राउट हालैंड को एक साथ लिया होगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लग रही है कि इस बार पैसे देने के साथ साथ ना ये भी कहीं ना कहीं उतना ही इंपॉर्टेंट हो रहा है कि उस पैसे को वाइजली कहाँ खर्च किया जाए। क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि यूनाइटेड की अगर रिसेंट हिस्ट्री की हम बात करें ना, तो उनकी सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने एक तो ओवरपे किया है कहीं डील्स में, और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स को लेकर आए हैं जो कि शायद से उन मैनेजर्स के स्टाइल को फिट ही नहीं करते। लेकिन एक चीज़ अगर इसके अराउंड अगर हम दूसरे एस्पेक्ट की बात करें ना, तो वो है यहाँ पर प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट और प्लेयर सेल्स की लेके। अब कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें, आपको याद होगा मैंने ब्रूनो वाले कॉन्ट्रैक्ट पे ना एक सवाल खड़ा किया था कि क्या यहाँ पर टेन हैग को इंक्लूड किया जा रहा है। क्योंकि आप देखो, अगर आप किसी भी नए मैनेजर को लेके आ रहे हो और जब आप, मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप रीबिल्ड वाला फेज इंक्लूड करते हो ना, तो थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अगर आप मैनेजर को लेके आ रहे हो, आपको पता है कि आने वाला मैनेजर, उसके आने से जस्ट पहले अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू का फंडा उठा रहे हो और आप अपने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि ब्रूनो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मेरे को पता है कि उसका जो स्टेटस है ना वो अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन आप अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट एक लंबे समय के लिए रिन्यू कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने हेड ऊपर से कहीं ना कहीं आप ये ऑर्डर डाल रहे हो, ऊपर से कहीं ना कहीं आप ये लिख के भेज रहे हो कि जो नया मैनेजर आएगा ना उसको इसको यूज़ करना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टेन हैग के क्या विजन है, टेन हैग की क्या स्ट्रैटेजी है ब्रूनो को लेके। लेकिन आई एम हैप्पी कहीं ना कहीं जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टेन हैग को यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। और सही बताऊँ, देखो दूसरा एपिसोड शायद से थोड़ा लेट आएगा, लेकिन मेरे पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है और मैं आपको बता रहा हूँ कि यस, टेन हैग के पास एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट है कि किस तरीके से वो ब्रूनो को यूज़ करेगा। हाउएवर, एक हुक्म का इक्का, अगर मैं आपको एक चीज़ क्लिक करके दूँ, एक चीज़ रिवील करूँ दूसरी स्क्रिप्ट से, तो वो ये है कि ब्रूनो को कंपटीशन मिलेगा और बढ़िया मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली में ब्रूनो को कंपटीशन डॉनी वान द बिग देगा। क्योंकि सही बात बताऊं तो यार, ब्रूनो ड्रिबलर नहीं है, ड्रिबलर डॉनी वान द बिग है। और हमने देखा था कि एएक्स में जो लास्ट सीजन था उसका एएक्स का, वहाँ पर वो एक्सेल करा था, एंड इट वॉज अंडर एरिक टेन हैग। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें एरिक टेन हैग की पर्सनैलिटी की कि वो क्या चीज़ ब्रिंग करता है।
अब देखो यार, मैं उसके एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके मैनेजरियल करियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उसकी मॉडर्न फिलोसफी की। और उस मामले में ही इज़ वेरी यंग एंड वेरी एनर्जेटिक। उसकी अगर फुटबॉलिंग टर्म्स की हम बात करें तो देखो ये चीज़ मेरे को नहीं पता मैं कितना सही हूँ, लेकिन देखो मेरे को लगता है कि मेजोरिटी ऑफ अस हम ये चीज़ मानेंगे कि एरिक टेन हैग का एएक्स में जो 18-19 के बाद से कहीं ना कहीं जो स्पेल आ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। कुछ स्टैट्स के मैं बताऊँ तो सारे के सारे एरेडिविस उन्होंने लीग जीती हैं यहाँ पर, सारी की मतलब अगर पॉइंट्स की एवरेज की हम बात करें तो 2.52 पॉइंट्स पर गेम उन्होंने यहाँ पर एवरेज निकाला है, और 350 से ज़्यादा गोल उन्होंने अब तक यहाँ पर स्कोर किए हैं 2018-19 के सीजन से लेके अब तक। और चैंपियंस लीग में उनका रन भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, प्लस यहाँ पे अच्छा है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो वो है कि यहाँ पर टेन हैग ना ही सिर्फ एक एनर्जेटिक अटैकिंग और मॉडर्नाइजिंग फुटबॉल खिलाता है, बल्कि सही बताऊँ तो एक वो रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल भी है। तो कहीं ना कहीं जब मैं पोचेटिनो के ओवर एरिक टेन हैग को पुट करता हूँ तो मैं यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि टेन हैग को शायद से मैं अगले 3-4 विंडो अगर उसको सही हाथ दे दिया गया ना तो वो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को यस क्लॉप के लिवरपूल, सिटी की पेप की सिटी के अगेंस्ट खड़ा कर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि देखो अटमोस्ट रिस्पेक्ट है उन दोनों टीम्स के लिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनको हरा ही देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो कह ही सकते हैं ना कि आने वाले कुछ टाइम में शायद से हमारी यूनाइटेड की टीम इतने कैलिबर, इतनी पेडिग्री रखती हो कि उधर उनको हराने के एक्चुअली में एस्पायर तो कर ही सकती है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की। अब देखो यार, एक थ्योरी ये है कि टेन हैग ना यूनाइटेड से रोनाल्डो का पता साफ करेगा, ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ रोनाल्डो। एक थ्योरी ये है कि टेन हैग क्यों ही मतलब क्यों ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा जब उसके पास रोनाल्डो, वन ऑफ द गोट अलोंग साइड लियोनेल मेसी, लेकिन हम फोकस रोनाल्डो पे करेंगे, तो यहाँ पर क्यों ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा और रोनाल्डो जैसे प्लेयर को मिस आउट करेगा। देखो थोड़ा कुछ अलग करते हैं, ठीक है ना, खामखा इस ट्रेडिशनल वे की लड़ाई में किसी एक को प्रूफ करना है, किसी एक ही थ्योरी को जिताना है, उससे थोड़ा आगे चलते हैं और आज के एपिसोड में ना एक बार के लिए सही में दोनों ही थ्योरी को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और सही मानने की कोशिश करते हैं। एंड दिस टाइम एक्चुअली माई आंसर इज गोइंग टू डिपेंड ऑन योर आंसर। तो डू लेट मी नो कि इस पूरी दोनों थ्योरी सुनने के बाद आपका ओपिनियन क्या बनता है इन द कमेंट सेक्शन। अगर सबसे पहले बात करें कि क्यों एक्चुअली में टेन हैग ना रोनाल्डो को यूनाइटेड से जाता हुआ देखना चाहेगा, मतलब क्यों उसके ट्रांसफर एग्जिट के फेवर में होगा। देखो पहला रीज़न तो ये है कि रीबिल्ड कुड नॉट बी पॉसिबल। अब देखो ये मेरे नहीं है, ये मैं थ्योरीज, अलग अलग थ्योरीज से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तो ये है, देखो जब आप रोनाल्डो जैसे प्लेयर, जैसे मैंने कहा अलॉन्ग साइड गोट लियोनेल मेसी है, ठीक है, ये रोनाल्डो की बात हो गई, मेसी की बात हो गई, लेवा, बेंजिमा, जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स की हम बात करते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मानना पड़ेगा कि रीबिल्ड में थोड़ी मुश्किल तो होती है, क्योंकि क्या है ना कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, आपके पास एक स्पेसिफिक प्लान होना चाहिए। यू कैन नॉट से कि हाँ मेरा रीबिल्ड है, मैं हर चीज़ अपने हिसाब से करता हूँ, क्योंकि नहीं, आपको उन प्लेयर्स को एक फिक्स पोजीशन देना पड़ेगा, उनके प्ले स्टाइल के हिसाब से अपने स्क्वाड को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली देखो इस चीज़ का काउंटर हो सकता है कि अगर आप वर्ल्ड क्लास मैनेजर हो, अगर आपके पास पेडिग्री है और आप इतने बड़े क्लब में बिना किसी प्लान बी के आ रहे हो तो डेफिनेटली आप डूम्सडे की तरफ जा रहे हो। दूसरा पॉइंट है कंट्रोवर्सी। अब देखो ये मानो या ना मानो कि रोनाल्डो की फॉर्म डिप कर सकती है, कर रही है, तो डेफिनेटली इसमें अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन देखो प्रीमियर लीग है, इंग्लिश मीडिया है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से बड़ा क्लब है, एरिक टेन हैग नया आएगा, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द गोट रोनाल्डो की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रोनाल्डो की बात कर रहे हैं तो रिपोर्ट्स तो छपेंगी। जस्ट इमेजिन कि अभी जब लेस्टर सिटी के बाहर, मतलब लेस्टर सिटी वाले गेम से रोनाल्डो को बाहर रखा गया था, तब कितना हंगामा कटा था, तब कितना बवाल कटा था कि रांगनिक क्या है। उसके पहले भी हम देखें, जब ओले गुनार सोल्शायर की हम बात करें, हम यहाँ पे कैरिक की बात करें, रांगनिक की बात करें, तो कितनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं। जस्ट इमेजिन कि जब एरिक टेन हैग आएगा तो ये कंट्रोवर्सीज किस नए लेवल पे जाएंगी। समझ रहे हो आप, इंग्लिश मीडिया लाइक सीरियसली इसका इतना हुआ बनाएगा ना। तो और दिस इज द वेरी लीस्ट थिंग एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि टेन हैग अपने फर्स्ट ईयर में अवॉइड करना चाहेगा, और वो है कंट्रोवर्सी। क्योंकि कंट्रोवर्सी ना ही सिर्फ टीम का मोरल डाउन करेगी, बल्कि कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट फुटबॉल पे भी होता है और मैनेजर पे भी होता है। और जिस तरीके से आप देखो इस समय अगर सारे इंडियन फुटबॉल क्रिएटर्स की हम बात करें जो कि यूनाइटेड को कवर कर रही है, बाहर के क्रिएटर्स की हम बात करें, हम सोशल मीडिया की बात करें, यूनाइटेड के पंडित्स की बात करें, तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं इसी तरीके इंडिकेट कर रही है कि हर टेन हैग जब आएगा ना, जब भी एक नया मैनेजर आएगा, अब यहाँ पर एक कल्चरल फ्रीडम चाहिए, एक कल्चरल हैप्पीनेस चाहिए कि मामला ना कम टॉक्सिक हो, मामला ना कम पॉलिटिकल हो, और वो चीज़ इस पॉइंट पे लागू होती है। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर खुद क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
अब व्हाट इफ के रोनाल्डो कहीं ना कहीं यहाँ पर रोनाल्डो की फॉर्म डिप कर जाए, क्यों, है तो इंसान ही, मतलब कोई भगवान थोड़ी है, उसकी फॉर्म डिप कर सकती है, कर रही है और आगे भी कर सकती है। ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि डेफिनेटली अभी जो सबसे बड़ा प्रोज है वो यही है कि रोनाल्डो गोल स्कोर कर रहा है, और ये फैक्ट है कि इस सीजन जब यूनाइटेड कोलैप्स कर रही है तो रोनाल्डो ने गोल स्कोर किया है, 18 गोल्स उसने मारे हैं। डेफिनेटली रोनाल्डो के स्टैंडर्ड से कम है, बट स्टिल उसने गोल्स मारे हैं, उसने गोल्स दिए हैं, उसने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप को क्लच प्लेयर बताया है, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली अ क्लच प्लेयर। लेकिन क्या होगा अगर वो यहाँ पर रोनाल्डो फॉर्म गोल स्कोर नहीं कर पाया, क्या होगा तब, उसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा यूनाइटेड की परफॉर्मेंस पे, और क्या कहीं ना कहीं फिर से हम पहले पॉइंट पे आ गए कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो रीबिल्ड है, वो कहीं ना कहीं 1 साल के लिए रुक जाएगा। अब मेरे को नहीं पता कि ये वाला पॉइंट कितना ज़्यादा वेरी करता है, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी एक रिपोर्ट आई थी जो ये बताती है कि टेन हैग ना, मतलब आप देखो कि टेन हैग इस बात से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है कि क्यों यूनाइटेड ने यहाँ पर एंथनी मार्शियल को लोन आउट कर दिया, और उसकी वजह से कहना कि रोनाल्डो को ओवर यूज़ किया जा रहा है। ओवर यूज़ का मतलब होता है कि रोनाल्डो की फॉर्म में डिप आएगा, रोनाल्डो की फॉर्म में डिप आएगा तो मतलब पूरे क्लब की फॉर्म के डिप आएगा। अब डेफिनेटली देखो, मैं ये चीज़ नहीं मानता कि ये ठीक है, ये सही है या गलत है, लेकिन आप एक चीज़ मान के चलो कि इसमें से मैं टेन हैग का नाम भी हटा दूँ तो क्या ये सही नहीं है। प्लस मैं इस चीज़ को फर्दर प्रूव कर सकता हूँ जब ये मैं कहूँगा कि ग्रीनवुड के साथ जो सिचुएशन है उसने यूनाइटेड को लिटरली एक पैर पे खड़ा कर दिया, और एडिसन कवानी पे तो हार्डली हम कहीं ना कहीं इस सीज़न काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आई थिंक 2/3 ऑफ द टाइम वो यहाँ पर इंजर्ड ही रहता है। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं उस रिपोर्ट की जो कि ये प्रूव करते हैं कि क्यों यहाँ पर टेन हैग मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। ही शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर लीडरशिप का। अब देखो यार, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब टेन हैग आएगा ना तो डेफिनेटली एक रीबिल्ड में ना कुछ डिसीजंस होते हैं जो कि हार्श होंगे, कुछ डिसीजंस होंगे जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम्स में अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि देखो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी यूनाइटेड में अभी तक प्लेयर्स के हिसाब से होता आ रहा है और ये चीज़ बदलनी पड़ेगी। और हमने देखा कि इस सीजन में कहीं ना कहीं जब अमंग्स्ट आउट ऑफ एवरी टर्मोइल रोनाल्डो ने इस चीज़ को इम्प्लीकेट किया कि ये जो प्लेयर कल्चर है इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पर लीडरशिप की बहुत कमी है, और इस चीज़ को हटाने के लिए कहीं ना कहीं टेन हैग कर सकता है, चाहे वो कैप्टनसी का मामला हो, चाहे वो यहाँ पर लीडरशिप का मामला हो, और रोनाल्डो उस टीम में लीडरशिप प्रोवाइड करता है। ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स इन दिस फुटबॉल गेम, और इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। वैसे भी टेको नेमानिया मैथेज जा रहा है, एडिसन कवानी जा रहा है, जुआन माता जा रहा है, तो डेफिनेटली लीडरशिप की वहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और ऑफ कोर्स इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो वी आर स्पीकिंग ऑफ। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर टैक्टिकल एस्पेक्ट का। अब देखो यार, ये खुद अगर मानूं मैं आपसे कहूँ कि शायद से इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि खुद एरिक टेन हैग रोनाल्डो को यूज़ करना चाहता है। देखो आपको ये मानना पड़ेगा कि जब एक मैनेजर इस ठान लेता है ना कि यार इस प्लेयर को लेकर ना मेरे पास बहुत ही बड़े प्लान्स हैं, आई एम गोइंग टू प्रूव टू वर्ल्ड कि रोनाल्डो को मैं टेन हैग यूज़ कर सकता हूँ, और रोनाल्डो के साथ मैं कहीं ना कहीं वो चीज़ कर सकता हूँ जो कि पिछले 3-4 मैनेजर्स नहीं कर पाए, चाहे वो सारी हो, चाहे वो आंद्रे पिल्डे हो, चाहे वो ओले गुनार सोल्शायर हो, चाहे वो यहाँ पर राल्फ रागनिक हो, व्हाटएवर। ये कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चीज़ होगी, क्योंकि देखो एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि जिडान ने भी रोनाल्डो को स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया था। ऐसा नहीं कि पागलों की तरह यूज़ ही कर रहा था, हर हफ्ते, हर गेम में, हर 90 मिनट स्ट्रैटेजिकली यूज़ कर रहा था। कब? 2016 में, 2017 में, 2018 में, और अब है 2022। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हो ना कितनी बड़ी नीड है रोनाल्डो को स्ट्रैटेजिकली यूज़ करने की। रोनाल्डो को कहीं ना कहीं आप, लेकिन अगर टैक्टिकल एस्पेक्ट की हम बात करें तो देखो मैं दूसरी स्क्रिप्ट तैयार है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि टेन हैग ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है ना उसके लिए, वो है कि उसको ना अपना स्ट्राइकर ना अंदर आता हुआ चाहिए, उसको ना अपना स्ट्राइकर ड्रॉप डीप करना चाहिए। इसका प्राइम एग्जांपल है करीम बेंजेमा। अब ये चीज़ 100% मैं नहीं कह सकता कि रोनाल्डो वो चीज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि रोनाल्डो ने करा तो है, मतलब ये नहीं करा है लेकिन उसने ड्रॉप डीप करा तो है। रांगनिक के अंडर उसने ड्रॉप डीप करा है, लेकिन मैं अब ये देखो, आई वुड नॉट बी 100% सर्टेन क्या मैं ये कहूँ कि रांगनिक का ड्रॉप डीप करवाना और टेन हैग का ड्रॉप डीप करवाना किस हद तक सेम है। सही बताऊं तो जरा सा भी सेम नहीं है, बहुत ही बेकार सेम है। ठीक है, टेन हैग का जो रोल होता है रोनाल्डो को देने वाला ड्रॉप डीप करवाने का, वो बहुत अलग है, जो कि जो कि रांगनिक देता आ रहा है कहीं ना कहीं रोनाल्डो को ड्रॉप डीप में। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर एक बड़ा रीज़न है कि क्यों यहाँ पर रोनाल्डो को यूज़ करने का एक बहुत बड़ा, मतलब इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको कहा, सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अगर टेन हैग ने मान लिया कि रोनाल्डो को यूज़ करना ही है, क्योंकि रोनाल्डो के पास वो ट्रेट्स हैं, रोनाल्डो इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इवन राइट नाउ। बस फ़र्क इतना है
कि उसको एक प्रॉपर लीडरशिप की ज़रूरत है, उसको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजिकली प्लान की ज़रूरत है, और वो ब्लूप्रिंट शायद से टेन हैग दे सकता है। वैसे यहाँ पर ये चीज़ भी है कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ना एक स्ट्राइकर की ज़रूरत तो है, और वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डार्विन नूनेस की है। एंड व्हाई आई एम सेइंग डार्विन नूनेस सो कॉन्फिडेंटली, उसके लिए तो देखो एपिसोड 2 का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं उन प्लेयर्स की, 3 प्लेयर्स की, जिसके ऊपर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है और रिस्पॉन्सिबिलिटी और हंगामा ना देखो इन 3 प्लेयर्स के अराउंड ही घूमेगा। पहला है हैरी मैग्वायर। देखो टेन हैग के जो सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे ना, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा हैरी मैग्वायर का। वो क्यों? पहली चीज़ तो टैक्टिकल एस्पेक्ट का। देखो अगर हैरी मैग्वायर की प्लेयर की बात करें ना, तो देखो हैरी मैग्वायर इज़ नॉट अ वर्स्ट प्लेयर, इतना बुरा प्लेयर नहीं है। बंदा पता है कहाँ फंसता है, बंदा फंसता है अपने सिस्टम में, और शायद से टेन हैग का सिस्टम ना हैरी मैग्वायर के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो डेफिनेटली हैरी मैग्वायर को अपनी गंदी फॉर्म से ना अपने मेंटालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उसको अपनी इस फॉर्म से निकल के तो टेन हैग की फॉर्म में और टेन हैग के सिस्टम में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि देखो सेंटर बैक इज़ अ प्रायोरिटी फॉर अस, हम सेंटर बैक के लिए जा सकते हैं, और मोर ओवर हमारे पास लिंडलॉफ है जो कि बॉल प्रोग्रेस भी कर सकता है जस्ट लाइक मैग्वायर, और उसके जो वन शार्प पासिंग होती है जो कि सीधा बिहाइंड द लाइन जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और दूसरा सवाल है यहाँ पर कि कैप्टनसी बैंड को लेकर क्या हंगामा। और देखो काफ़ी रिपोर्ट्स हैं जो कि कह रही है कि टेन हैग ने शायद से कैप्टन अपने हिसाब से चूज़ करेगा, जो कि अगेन काफ़ी बड़ी चीज़ होती थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ आई थिंक ये डेविड दया भी हो सकता है, ब्रूनो भी हो सकता है, रोनाल्डो भी हो सकता है, और कहीं हद तक मैं इस चीज़ से एग्री भी करता हूँ कि शायद से मैग्वायर को कैप्टनसी से हटाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर दिमाग से प्रेशर हट जाएगा। दूसरा प्लेयर है यहाँ पर डेविड दया। अब देखो कितना अजीब सा है, कितना आयरॉनिक सिचुएशन है कि डेविड दया जो कि इस सीजन वीक इन वीक आउट हमको बचाता हुआ आ रहा है, नो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यूनाइटेड 4 गोल कंसीड कर रही है, यूनाइटेड 0 गोल कंसीड कर रही है, लेकिन डेविड दया हर गेम में ऑन एवरेज 2 से 3 गोल तो बचा ही रहा है, क्लियर कट चांसेस। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है ना, वो ये है कि क्या वो टेन हैग के सिस्टम में मैच करता है, और सही बताऊं तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्योंकि यार टेन हैग को ना टेन हैग ना पता है टेन हैग ये डिमांड नहीं करता कि उसका जो गोलकीपर है ना उसको फीट पे कंफर्टेबल होना चाहिए, बॉल एट द फीट कंफर्टेबल, उसको पासर चाहिए, उसको चाहिए कि तू अपनी पेनल्टी बॉक्स छोड़ दे और तू ना थर्ड सेंटर बैक की तरह खेलने लग जा, लेकिन तू खेल। और डेविड दया अभी तक तो करता हुआ नहीं आ रहा है। डीन एंडरसन को लेकर आप थोड़ा वाउच कर सकते हैं, बट हाईली डाउट कि यहाँ पर है। ओनाना इज अ वेरी वेरी गुड गोलकीपर विद द बॉल एट हिज फीट। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि डेविड दया की सिचुएशन पे तो बहुत बड़ा सवाल है। वैसे हाउएवर अभी रिपोर्ट से आ रही थी कि यूनाइटेड डेविड दया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकती है। वैसे कर तो वो लूक शॉ का भी रही है, बट लूक शॉ के लिए आई थिंक आई हैव अ रीजन कि क्यों उसका कॉन्ट्रैक्ट अब रिन्यू होना चाहिए। तीसरा सवाल है यहाँ पर, तीसरा जो प्लेयर है वो है मार्कस रैशफोर्ड, एंड दिस इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि देखो यार ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि अभी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि जब लेस्टर सिटी, जब रोनाल्डो नहीं है, कवानी नहीं है, ग्रीनवुड नहीं है, मार्शियल नहीं है, तब भी आपने यहाँ पर रैशफोर्ड को नहीं खिलाया है। तो कहीं ना कहीं देखो चीज़ें अनरेस्ट तो हैं, ये रिपोर्ट्स। और देखो इंग्लिश मीडिया है, रैशफोर्ड का प्यार है, तो ये तो देखो डेफिनेटली होगा ही होगा जब ये सवाल आएंगे कि भाई रैशफोर्ड अपने फ्यूचर को क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यूनाइटेड उसको हाईली रेट करती है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक लाइबिलिटी लेगा, इस चीज़ को थोड़ा ब्लैकमेल टॉप तरीके से लेगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या रैशफोर्ड अगर एरिक टेन हैग के अंडर भी यूज़ नहीं हुआ ना, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मैं मान के चल रहा हूँ कि रैशफोर्ड का कोई फ्यूचर नहीं है यहाँ पर यूनाइटेड में। बट क्या ऐसा होगा? देखो इसके रिगार्डिंग मेरा काफ़ी ज़्यादा डाउट है। 2 रीज़न है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यूनाइटेड के स्ट्राइकिंग सेक्शन में बहुत बड़ी कमी है। इवन इफ अगर आप रोनाल्डो रुक भी रहे ना, तब भी कहीं ना कहीं बैकअप पे बहुत बड़ी कमी है, और अगर आप एक प्लेयर भी ले आते ना, तब भी कहीं ना कहीं रैशफोर्ड को उसकी ज़रूरत होगी। हाँ, मतलब इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि रैशफोर्ड को सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज है अहेड ऑफ द टेन हैग। बाकी यही था मेरे लिए काफ़ी डिटेल्ड एपिसोड जहाँ मैंने आपको समझाया कि क्या इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग द प्रिंसिपल वे एंड द इमोशनल वे, हर एक तरीके से मैंने समझाया एक्सेप्ट टैक्टिकल वे। थोड़े हिंट तो मैंने आपको दे ही दिए हैं, और ये वाजिब है क्योंकि स्क्रिप्ट बिल्कुल बनी पड़ी है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद है। अगर आपको एपिसोड पसंद है, एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।